नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को एचवी पाठशाला पे स्वागत करता हूं। कल के लेक्चर में कुछ बेसिक टर्म रह गए थे, पहले हम उस पर चर्चा करेंगे, फिर अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो कल हमारे टॉपिक जो बचा हुआ था वो थे सरकार के अंग। तो हमारे सरकार के तीन अंग हैं। एक हो गया विधायिका, एक हो गया कार्यपालिका, एक हो गया न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका हम किसे कहते हैं? विधायिका वह होती है जो कानूनों का निर्माण करती है, नियम अधिनियम बनाती है कि कैसे हमारे देश का शासन संचालित होगा। तो विधायिका का क्या कार्य होता है? विधायिका का कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना। विधायिका का कार्य कानूनों का निर्माण करना होता है। और कार्यपालिका का हमारे क्या कार्य होता है? कार्यपालिका का कार्य होता है विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। तो इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य होगा इन कानूनों को लागू करना। और हमारी न्यायपालिका का क्या कार्य होगा? एक प्रकार से अगर हम देखें तो हमारी न्यायपालिका में हमारे कानूनों का परीक्षण होता है। जैसे जो विधायिका के द्वारा कानून बनाए जाएंगे वो सही हैं, उचित हैं या नहीं है, इसका ये करे न्यायपालिका के द्वारा इसका परीक्षण किया जाएगा। तो हमारी न्यायपालिका एकल न्यायपालिका या स्वतंत्र न्यायपालिका है। अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक होगा सरकार का गठन कैसे होता है। सरकार का गठन। सरकार का गठन तीन प्रकार से होता है। हम अगले टॉपिक अपने चर्चा कर रहे हैं सरकार का गठन कैसे होता है। सरकार का गठन होगा विधायिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका से मिलकर ही। तो देखते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो अब हम देखते हैं अपनी विधायिका के बारे में। यह दो प्रकार की होगी, संघीय विधायिका, प्रांतीय विधायिका। संघीय विधायिका क्या होगी? संघीय विधायिका जो हमारी केंद्र सरकार के तहत आती है, इसके से हम संघीय विधायिका में हमारी संसद आएगी। इधर हमारा प्रांतीय विधानमंडल या राज्य विधानमंडल आएगा। प्रांतीय विधानमंडल, तो संसद के तहत हमारे कौन कौन से इसके दो अंग हैं। एक हो गया हमारा लोकसभा, एक हो गया हमारा राज्यसभा। इधर अगर हम इसके अंगों की बात करते हैं तो इसके दो अंग हो गए। कहीं कहीं पर एक ही अंग आपको देखने को मिलेगा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद। हम सभी लोग गहराई से इसका आगे विश्लेषण करेंगे, अभी भी सिर्फ हम बेसिक टर्म समझ रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ क्या है। तो ये लोकसभा हमारा हो गया निम्न सदन, राज्यसभा हो गई हमारी उच्च सदन। तो सरकार का गठन कैसे करते हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो ये विधायिका हो गई हमारी। संघीय विधायिका को हम संसद कहेंगे, प्रांतीय विधायिका को हम अपनी प्रांतीय विधानमंडल कहेंगे। संसद के तहत लोकसभा तथा राज्यसभा, और इसके प्रांतीय विधानमंडल के तहत राज्य विधानसभा तथा राज्य विधान परिषद हमारी शामिल होंगी। कार्यपालिका भी हमारी दो प्रकार की हुई, संघीय कार्यपालिका, प्रांतीय कार्यपालिका। हमारी कार्यपालिका कितने प्रकार की हुई? संघीय कार्यपालिका, प्रांतीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होगा? तो संघीय कार्यपालिका की जब हम बात करते हैं तो हमारे उसमें राष्ट्रपति महोदय हो गए,
प्रधानमंत्री हो गए, मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल हो गई, केंद्रीय सेवाएं हो गई। और अगर हम जो प्रांतीय विधायिका की अगर हमने बात करते हैं तो यहाँ पर इसी के समान राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री जी हो गए, और राज्य स्तरीय जो हमारी मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल होगी, और राज्य स्तरीय सेवाएं हो गई हमारी। तो आइए देखते हैं संघीय विधानमंडल, संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल होगा? राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय हो गए, प्रधानमंत्री जी हो गए, हमारी मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल, केंद्रीय सेवाएं, अब नहीं हम प्रांतीय राष्ट्रपति जी हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल हो गई, केंद्रीय सेवाएं हो गई। अब अपने प्रांतीय स्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रपति के स्थान पर हमारे राज्यपाल हो गए। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, तो यहाँ राज्यपाल महोदय हो गए। और अगर हम अपने संघीय स्तर की बात करें तो राष्ट्रपति, हमारे जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो संवैधानिक प्रधान होते हैं। राज्यपाल, प्रधानमंत्री यहाँ है तो यहाँ पर मुख्यमंत्री, इनके वो हो गए समानार्थक, मुख्यमंत्री महोदय। यहाँ पर संघीय मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद हो गई, यहाँ पर हम बात करेंगे तो प्रांतीय मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद हो गई। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में जो थोड़ा बहुत अंतर है उनको हम आगे चल के समझेंगे जब हम विस्तृत इसके बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय सेवाएं तो यहाँ पर हम प्रांतीय सेवाएं हो गई। तो जब कार्यपालिका की हम बात करेंगे तो संघीय कार्यपालिका, प्रांतीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होगा? राष्ट्रपति महोदय शामिल होंगे, प्रधानमंत्री जी शामिल होंगे, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद शामिल होगी, और हमारी केंद्रीय सेवाएं होंगी। ठीक है, जब प्रांतीय स्तर की हम बात करेंगे तो राज्यपाल महोदय हो गए, मुख्यमंत्री महोदय हो गए, मंत्रिपरिषद हो गई, हमारी मंत्रिमंडल हो गई, और हमारी प्रांतीय सेवाएं हो गई। और न्यायपालिका हमारी एकल ही है, इसमें कोई विभाजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, फिर जिला स्तरीय अदालत हो गई। अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, विधेयक तथा अधिनियम में क्या अंतर है। विधेयक हम उसे कहते हैं जब कोई प्रस्ताव पेश किया जाता है, और जब पारित हो जाता है तो उसे हम अधिनियम कहते हैं। अधिनियम तभी बन पाएगा जब राष्ट्रपति महोदय जी के उस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो देखते हैं विधेयक क्या है और अधिनियम क्या है, इसमें अंतर क्या है। यदि हम बात करते हैं कोई प्रस्ताव, अगर कोई प्रस्ताव जो है वह पहले पेश होएगा। अगर कोई प्रस्ताव पेश हुआ, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? विधेयक कहेंगे। और जब वह पारित हो जाएगा तथा राष्ट्रपति महोदय जी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, तो वह हमारा अधिनियम बन जाएगा। जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि जैसे जीएसटी को लेते हैं, फॉर एग्जांपल, उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो जीएसटी सभी ने पढ़ रखा होगा। जीएसटी, जैसे हमारी जब जीएसटी पेश हुई थी तो इसको 122वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत पेश किया गया था। 122वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत पेश किया गया था। पर जब इस संविधान पर हमारे जब राष्ट्रपति महोदय जी के उस पर हस्ताक्षर हो गए तो इसको 101वें संविधान संशोधन कहा गया। 101वें संविधान संशोधन कहा गया। एक 122वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत पेश हुई थी, और जब पारित होने के बाद इसको 101वां संविधान संशोधन कहा गया। तो इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट है, आइए हम देख लेते हैं क्या है। जैसे मान लेते हैं कि कोई, इधर हम लिख लेते हैं प्रस्ताव जब पेश हुआ और पारित हुआ। मान लेते हैं कोई पहला एक प्रस्ताव है जो संसद में पेश किया गया, ठीक है, और वो प्रस्ताव पारित हो गया, तो ये पहला विधेयक और ये पहला संविधान संशोधन कहा जाएगा। पहला संविधान संशोधन कहा जाएगा और यह पहला विधेयक कहा जाएगा।
ये पारित हो गया। अब हम ये बात करते हैं अगला, जैसे दूसरा विधेयक जब पेश हुआ, ये भी हमारा पारित हो गया, तो ये दूसरा संविधान संशोधन कहा गया, दूसरा संविधान संशोधन कहा गया। अब बात करते हैं तीसरा जो विधेयक पेश हुआ और ये पारित नहीं हुआ, ठीक है, तो ये कुछ नहीं कहा गया। चौथा विधेयक पेश हुआ, ये पारित हो गया, ठीक है, तो इस ये पारित हो गया, तो इसे हम तीसरा संविधान संशोधन कहेंगे, तीसरा संविधान संशोधन कहेंगे। इसी प्रकार जब पांचवा पेश हुआ और ये भी पारित हो गया, तो इसको हम चौथा कहेंगे। तो ये जो आप क्रमवार अंतर देखने को 1 2 3 4 5, इधर 1 2, फिर ये नहीं, तो ये फिर 3 4, तो यही क्रमवार अंतर देखने को मिलता है। हाँ, ये काउंट होते रहते हैं, और ये अगर पास नहीं हुआ तो इनको काउंट उसी सीरियल के हिसाब से किया जाएगा जो पहले चल रहा होगा, ठीक है। तो 122वें संविधान संशोधन के तहत हमारा जो ये विधेयक पेश हुआ था, फिर जब उसको राष्ट्रपति महोदय जी ने हस्ताक्षर कर दिए तो वो लागू हो गया, तो इधर का 101वां नंबर हुआ। इसी प्रकार ऐसे हम बात करते हैं जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी हाल ही में हमारी लोकसभा में पास हुआ, जो कि महिला आरक्षण से संबंधित था, तो वो 128वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत पेश किया गया था। अगर नारी बंधन जो अधिनियम पारित हुआ जो महिला आरक्षण से संबंधित था, तो ये 128वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत पेश किया गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अपने मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो बचे बेसिक टर्म हैं उनको हम टॉपिक के साथ साथ आप लोगों को समझाते हुए चलेंगे। हमारा अगला टॉपिक है प्रस्तावना। प्रस्तावना से हम शुरुआत कर रहे हैं। संविधान की जो कुछ विशेषताएं हैं इनसे संबंधित आप लोगों को अगले क्लासेस कराई जाएंगी। तो देखते हैं क्या है प्रस्तावना। उर्फ उद्देशिका। तो हमारी आप लोगों से ये गुजारिश है, आप लोग एक बार जो मेन संविधान की हमारी जो उद्देशिका है प्रस्तावना है उसे आप लोग ज़रूर पढ़ें। तो हमारे पास उसकी एक फ़ोटो है, पहले उस पर हम चर्चा करते हैं उसमें क्या लिखा है हमारी उद्देशिका के बारे में। हमारे जो भारत का हमारा जो संविधान है उसमें प्रस्तावना का प्रयोग नहीं किया गया बल्कि उद्देशिका लिखा गया। इसके पीछे भी एक कारण है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे संविधान में उद्देशिका का प्रयोग क्यों किया गया है, तो आप क्या बताएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये पेश किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, ठीक है, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था हमारी संविधान सभा के द्वारा। इसीलिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, फिर उसे 22 जनवरी 1947 को हमारी संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो हमारी प्रस्तावना को जन्म हुआ उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, इसीलिए उसको प्रस्तावना के स्थान पर उद्देशिका नाम दिया गया। अब हम अपनी प्रियम्बल को पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो देखते हैं प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना हमारी संविधान की भूमिका है जिसमें शासन का स्वरूप, उसके उद्देश्य और संविधान लागू होने की तिथि का उल्लेख किया गया है। तो अब इसमें हम एक बार एक इसके जो सब हमारी उद्देशिका जो शब्द हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। संपूर्ण इसका शब्दों का क्रम देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछा जाता है शब्दों का क्रम कौन सा है। शब्दों का क्रम जब आपको मॉक टेस्ट कराए जाएंगे तो आप लोग उसमें देखने को पाएंगे कि शब्दों का क्रम पूछा जाता है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर इसके बाद आपका शब्द आएगा समाजवादी। फिर इसके बाद आएगा आपका पंथ निरपेक्ष। फिर इसके बाद आपका आएगा
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो अगर शब्दों का क्रम आपसे पूछा जाता है तो क्या बताएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक है। अगर हम न्याय की बात करते हैं, न्याय, यह भी पूछा जाता है कि हमारी प्रस्तावना में कौन से न्याय को शामिल किया गया है, तो सामाजिक, इसमें दिया गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। पहले हम अपनी प्रियम्बल को देख लेते हैं, फिर एक एक शब्द क्या है, इसके मायने क्या है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। फिर अगर हम बात करें तो इसमें स्वतंत्रता दी हुई है, तो स्वतंत्रता के कौन कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। अब समता की बात की जाए अगर, कि कितनी समानताओं का उल्लेख किया गया है। समता की अगर हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो इसमें प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा या स्थिति भी इसको हम कह सकते हैं, और अवसर की समानता लोक नियोजनों में, अभी हम आगे चर्चा करेंगे इस पे। उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बौद्धता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, ये भी पूछा जाता है कि संविधान स्वीकार करने के लिए तिथि कौन सी? 26 नवंबर 1949। इसमें लिखा है कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। अंगीकृत का तात्पर्य यह हुआ कि स्वीकार किया हमने, अंगीकृत का तात्पर्य क्या होगा? स्वीकार किया। अधिनियमित का तात्पर्य होगा कि लागू किया गया, और आत्मार्पित का मतलब हुआ कि हम अपनी पीढ़ी को किस प्रकार हम अपना संविधान सौंपते हैं आने वाली पीढ़ी को। तो अब हम अपने आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम इसके तत्वों की बात करते हैं। इसके तत्व क्या हैं? शासन शक्ति का स्वरूप क्या होगा? इसके अगर हम तत्वों की बात करते हैं तो शासन शक्ति का हमारा स्वरूप क्या होगा? शासन शक्ति का उद्देश्य क्या होगा? शासन शक्ति, संविधान लागू होने की तिथि क्या है? तो शासन शक्ति का स्वरूप, शासन शक्ति का स्वरूप और स्रोत। शासन शक्ति का स्रोत क्या होगा? स्वरूप क्या होगा इसका? स्वरूप क्या होगा और उद्देश्य क्या होंगे इसके? उद्देश्य, शासन शक्ति का स्रोत हो गया, स्वरूप हो गया, उद्देश्य हो गया, और लागू होने की तिथि क्या है? अब हम अगर बात करते हैं शासन शक्ति का स्रोत क्या होगा, तो हमारी प्रस्तावना में कहा गया है कि मतलब शासन शक्ति का स्रोत जो होगी हमारी जनता होगी, जनता ही के पास ही हमारी सर्वोच्च शक्ति होगी। स्वरूप की बात करते हैं क्या होगा, और उसके उद्देश्यों की बात करते हैं तो स्वरूप संपूर्ण संप्रभुता हो गई हमारी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जो भी आपको हम बताएं यही होगा। उद्देश्य की बात करते हैं तो न्याय हो गया, समानता, न्याय हो गया, व्यक्ति की गरिमा, अखंडता, ये हो गई। अब लागू होने की तिथि तो अब 26 नवंबर 1949 सही है। तो देखते हैं एक एक करके। तो हमारी शासन शक्ति का स्रोत क्या होगा? जनता होगी। हमारे संविधान का मूल स्रोत है कि जितनी भी शक्तियां हैं वो सभी जनता से शुरू होंगी और जनता में ही समाहित होंगी। तात्पर्य यह है कि 5 साल बाद चुनाव होने, सरकारें बदल सकती हैं। स्वरूप की बात करें अगर हम क्या है, तो अपने हम स्वरूप की बात, मुख्य तत्व, अब हम बात करते हैं संविधान के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। वो जब हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू होने के साथ 4 प्रावधान लागू हो गए थे। पहले इसको देख लेते हैं कौन कौन से वो 4 प्रावधान थे। नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद, और संक्रमणकालीन प्रावधान। कुछ ये फैक्ट हैं तो इनको क्या डिस्क्राइब करना,
संक्रमणकालीन प्रावधान ये रियासतों से संबंधित थे। तो जब 26 नवंबर 1949 जब संविधान हमारा स्वीकार किया गया था तो 4 प्रावधान लागू हो गए थे। नागरिकता संबंधित, निर्वाचन संबंधित, अंतरिम संसद से संबंधित, संक्रमणकालीन प्रावधान से संबंधित। तो पहला शब्द हमारा हुआ संप्रभुता। संप्रभुता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या तात्पर्य है? संप्रभुता का तात्पर्य है कि जो हमारी सरकार है या हमारा देश है वह अपने निर्णयों में पूर्णतः स्वतंत्र हो। और जो भी हमारी सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वह किसी बाहरी दबाव में ना हो। उदाहरण के तौर पर संप्रभुता का क्या तात्पर्य है कि मतलब कोई एक ऐसा देश जो अपने वो आंतरिक तथा बाह्य निर्णयों में पूर्णतः स्वतंत्र हो। जैसे कि ये हो गया हमारा आंतरिक, ये हो गया हमारा बाह्य। आंतरिक संप्रभुता का तात्पर्य क्या है? राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, इन सभी निर्णयों में पूर्णतः स्वतंत्र हो। ये नहीं कि किसी बाहरी शक्ति के द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है कि राजनैतिक कौन से निर्णय लिए जाएंगे, कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी, कौन नहीं लड़ेगी, किसी विदेशी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आर्थिक की बात है कि ये नहीं कि हमारी आरबीआई किसके दबाव में नीतियों का निर्धारण कर रही है। कोई फ़ोन करके विदेश से कह रहा है कि नहीं मोदी जी ये करिए, तो ये सब नहीं होगा। तो हमारी आर्थिक स्वतंत्रता हो गई। सामाजिक स्वतंत्रता, समाज में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए सामाजिक कार्य पद्धतियों के संचालन में। बाह्य स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि हमारी जो सरकार की जो विदेश नीति होगी वह किसी के दबाव में निर्धारित नहीं होनी चाहिए। संप्रभुता का तात्पर्य है कि पूर्णतः आंतरिक तथा बाह्य मामलों में स्वतंत्र होना। आंतरिक मामलों का तात्पर्य है राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी निर्णय जो लिए जाएंगे पूर्णतः स्वतंत्र होने चाहिए। और बाह्य संप्रभुता की अगर हम बात करते हैं तो हमारी सरकार की जो विदेश नीति है वह स्वतंत्र रूप से संचालित होनी चाहिए। हालांकि इसके भी अपने कुछ मुद्दे हैं। हमें अगर आज़ादी मिली है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे की आज़ादी का हनन करें। तो जैसे कि अगर कोई पर्यावरण, कुछ ऐसे वैश्विक मुद्दे सामने उभर के आते हैं, पर्यावरण का मुद्दा हो गया, आतंकवाद का मुद्दा हो गया, तो इन पर किसी ऐसी एक सामूहिक नीति बनाई जाती है जो सभी देशों के हित में हो। अगर ये हल्का फुल्का अगर इस पर दबाव रहता है कि मतलब पर्यावरण के प्रति हमारी नीति क्या होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी संप्रभुता प्रभावित हो रही, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो निर्णय सभी देशों के हितों में होंगे। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मतलब आप पर्यावरण, अभी हाल ही में अपने COP28 सम्मेलन देखा होगा, तो उसमें कोई सब विभिन्न देशों की सरकारों से यह कहा गया है कि कोयला पर नियंत्रण, धीरे धीरे कोयले पर नियंत्रण किया जाए। तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि हमारी देश की संप्रभुता खतरे में है। तो हमारी विदेश नीति का संचालन स्वतंत्र हो गया। अब अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला शब्द? है हमारा समाजवाद। अगला शब्द है हमारा समाजवाद। समाजवाद एक प्रकार की विचारधारा है, खासकर ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। हम एक शब्दों की ट्रिक याद रखते हैं, सधा। हालांकि शब्दों का मेल मिलाप से बनाई हुई है, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। सधा से होगी समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये आपके 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए वर्ष 1976 में। ठीक है, तो आप इनको याद रखिए। पूछा जाता है कि कौन सा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत शब्द जोड़े गए या समाजवाद को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो 42वें, या इनका क्रम क्या है, ये सब पूछे जाते हैं। तो समाजवाद एक प्रकार की विचारधारा है, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। अब समाजवाद देखते हैं, इसके भी अपने चरण हैं। तो समाजवाद एक भारतीय समाजवाद है, पाश्चात्य समाजवाद, एक प्रकार का मार्क्सवादी समाजवाद होता है। मार्क्सवादी समाजवाद, मार्क्सवादी जो समाजवाद होता है ये वर्ग संघर्ष पर आधारित होता है। वर्ग संघर्ष पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? वर्ग संघर्ष पर आधारित होता है। और एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद।
लोकतांत्रिक समाजवाद, इसमें चुनाव का होना, या जैसे हम समाजवाद की बात करें तो साम्यवादी समाजवाद हो गया एक। भारतीय समाजवाद हमारा जो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, उसको हम देखते हैं क्या है। लोकतांत्रिक समाजवाद में चुनावों का होना, समय के अनुसार शक्तियों का हस्तांतरण, ये सभी शामिल होता है। साम्यवादी समाजवाद, और ये हमारा हो गया लोकतांत्रिक समाजवाद, ये भारतीय समाजवाद हम देखते हैं क्योंकि हमें अपना भारत का पढ़ना है, तो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। साम्यवादी समाजवाद के अंतर्गत क्या होता है, इसमें निजी संपत्तियों का उन्मूलन हो गया, राज्य का अधिक से अधिक संसाधनों पर नियंत्रण, ये सभी शामिल हैं। जबकि भारतीय समाजवाद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भारतीय समाजवाद की जब हम बात करें तो वंचितों का जो शोषण है उसको रोकना, गरीबों का कल्याण करना, ये सब चीज़ें शामिल हैं। और जो इसमें भारतीय समाजवाद जो हमारा ही मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, तो इसमें पूंजी, इसमें निजी क्षेत्र के लोग हैं तथा और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ उन्नत करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या है, आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है, निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की उन्नति साथ साथ होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये भारतीय समाजवाद में इसको महत्व दिया गया है। और जो भारत का समाजवाद है वो हालांकि कार्ल मार्क्स के समाजवाद तथा गांधीवाद के समाजवाद पर आधारित है, लेकिन अगर हम ज़्यादा झुकाव की बात करते हैं तो गांधीवादी समाजवाद की ओर है हमारे भारतीय समाजवाद का झुकाव। अगला शब्द हमारा क्या था, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। अगला हमारा शब्द है धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष का क्या तात्पर्य है, अभी हमने बताया था आपको सदा याद रखना। तो धर्मनिरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि किसी राज्य विशेष का कोई अपना धर्म ना होना, सभी धर्मों को समान वरीयता देना, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना, किसी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होना। अच्छा, अगर धर्म के आधार तथा राज्य के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो ये 3 प्रकार, अगर हम राज्य के धर्म के आधार पर बात करते हैं तो 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से, ये हो गया एक नास्तिक, ये हो गया सैद्धांतिक, नास्तिक हो गया हमारा, ये सैद्धांतिक हो गया, नास्तिक हो गया, सैद्धांतिक हो गया। नास्तिक में क्या करते हैं, नास्तिक किसे कहते हैं, नास्तिक के अंतर्गत किसी राज्य का अपना कोई भी विशेष धर्म नहीं होता है। नहीं सॉरी दोस्तों, नास्तिक का तात्पर्य यह होता है कि धर्म विरोधी होता है। ये तीसरा हो गया हमारा धर्मनिरपेक्ष। जब हम नास्तिक की बात करते हैं तो नास्तिक के अंतर्गत जो होता है, राज्य के अंतर्गत क्या होता है कि धर्म विरोधी होती है प्रकृति, इसमें किसी भी धर्म को महत्व नहीं दिया जाता है, धर्म के प्रति विरोध किया जाता है। सैद्धांतिक की अगर हम बात करते हैं तो यह किसी धर्म विशेष के प्रति प्रेरित होता है, धर्म विशेष, इसमें किसी धर्म विशेष के प्रति झुकाव रहता है। जैसे कि हम बात कर ले तो अफगानिस्तान का मुद्दा अगर हम देखें तो अभी वहाँ पर तालिबान का कब्जा हुआ, तालिबान ने क्या किया, धर्म के आधार पर कानूनों को लागू कर दिया। पाकिस्तान इस्लाम धर्म से प्रेरित है। श्रीलंका भी अपना एक धर्म विशेष से प्रेरित है। तो किसे सैद्धांतिक राज्यवाद के अंतर्गत आएंगे। धर्मनिरपेक्ष, हमारा जो भारत देश है, यूएसए, भारत तथा यूएसए जैसे जो देश हैं वो धर्मनिरपेक्ष हैं। इनमें किसी भी धर्म को अपनाया गया नहीं। ये सभी धर्मों को, धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य क्या है, सभी धर्म के प्रति समान व्यवहार या किसी धर्म विशेष को अपनाया ना जाना। ठीक है, तो ये हो गया धर्मनिरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बाद जोड़ा गया। नास्तिक, सैद्धांतिक और धर्मनिरपेक्ष। नास्तिक के अंतर्गत धर्म विरोधी होना। सैद्धांतिक की अगर हम बात करें तो इसका अपना एक धर्म विशेष होता है, जैसे कि पाकिस्तान, उदाहरण की अगर बात करें तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया। धर्मनिरपेक्ष की अगर हम बात करें तो हमारा भारत हो गया, यूएसए हो गया। इनमें इनका कोई अपना धर्म विशेष नहीं है, सभी धर्मों के ऊपर समान व्यवहार। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले दिन मिलते हैं, नमस्कार।